हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैं तुम्हें कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में बता दिया है, उसकी डायमेंशन बता दी है, उसकी यूनिट बता दी है, उसकी वैल्यू बता दी है। आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को ही क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो क्या पढ़ना है बेटा आज हमें, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। बाय कूलम्स लॉ F इज गिवन बाय K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, where F is electric force attractive or repulsive between the two charge particle, stationary point charge। Q1 Q2 क्या है बेटा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, R क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, K क्या है, K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K की वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, K की वैल्यू दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो मीडियम बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम क्या है, वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, या वाटर है, सिलिका है, माइका है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा K की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पर, हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं, CGS या MKS। तो बेटा K की वैल्यू दो बातों पर डिपेंड करती है। अब मैं तुम्हें बताया था कि K को हम लिख सकते हैं, K इज रिटन एज 1/4πε0। ये किसके लिए है बेटा, ये है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए K क्या है, 1/4πε0, जिसमें ε0 को क्या बताया रखा मैं तुम्हें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू बता रखी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये K की वैल्यू है, इसकी यूनिट ये हो गई, डायमेंशन भी बताई थी, और ये क्या है इसकी वैल्यू। फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, कोई भी मीडियम, तो बेटा किसी और भी मीडियम के लिए, किसी और मीडियम के लिए K को हम क्या लिखेंगे, 1/4πε। हम यहां पर नोट नहीं लगाएंगे। नोट क्या इंडिकेट करता है बेटा, नोट इंडिकेट करता है फ्री स्पेस को, या वैक्यूम को, या एयर को। और अगर हम नोट नहीं लगाएंगे, ये जीरो जैसा नहीं लगाएंगे, तो वो किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है किसी भी मीडियम को। तो यहां पर एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाउ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन r और K। या तो एप्सिलॉन r से नोट करते हैं, या तो K से नोट करते हैं। ये वाला K नहीं बेटा, ये वाला K तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मतलब अगर हम फॉर्मूला F इक्वल K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहां पर लिखा जाने वाला K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर हम रेशियो यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट, रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये जो रेशियो आएगा उसको आप एप्सिलॉन r या उसको भी K से नोट कर सकते हो। लेकिन इतना तो ध्यान रखोगे ना बेटा कि इस वाले फॉर्मूले का K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और अगर हमने इसके रेशियो को K लिखा है तो उसे क्या कहा जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। मर्जी तुम्हारी है बेटा, K से नोट करो या एप्सिलॉन r से। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी होता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसमें बेटा एप्सिलॉन नोट की भी यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन की यूनिट भी क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ये वाली यूनिट रखते हैं और इसके लिए भी ये यूनिट रखते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी यूनिटलेस, मतलब यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। ये क्या है बेटा, ये है यूनिटलेस भी और क्या है, डायमेंशनलेस भी है। तो आज के बाद में याद रखोगे कि बेटा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फॉर
फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल दो, वैक्यूम बोल दो, एयर बोल दो, कुछ भी बोल दो बेटा, फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो बेटा के की वैल्यू है 1 मिनिमम, सबसे कम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की किसके लिए बेटा, फ्री स्पेस के लिए, और कितनी 1। के लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल, किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 से कम होती ही नहीं है। फॉर वाटर के की वैल्यू है 80, कुछ बुकों में बेटा 81 भी लिखा हो सकता है, 80 और 81 जितना भी गिवन हो सकता है। एंड फॉर मेटल्स, किसी भी मेटल के लिए के की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो बेटा मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे होती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मेटल का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कैसे होता है ये मैं आपको भविष्य में बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझ लो कि सबसे कम मिनिमम वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है, और सबसे ज्यादा किसके लिए है, वाटर को एक्सेप्ट मेटल। अगर मेटल को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटा किसका, वाटर का। तो इतनी बातें समझ में आई। फिलहाल बेटा आप इतना लिखो, पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो बेटा, दो चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, वैक्यूम में, फ्री स्पेस, दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, सेपरेशन R, बीच का मीडियम हो गया वैक्यूम स्पेस। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे F नोट। नोट क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस। फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और K को क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फॉर द सेम टू चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम, सेम चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, सेम सेपरेशन, लेकिन मीडियम, फ्री स्पेस नहीं है, क्या इस बार कोई मीडियम। तो नाउ द फोर्स, अब बेटा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम किससे नोट करेंगे, Fm, फोर्स इन द मीडियम। वो भी क्या लिखा जाएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या इंडिकेट करेगा, मीडियम को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब बेटा हम F नोट को Fm से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो F नोट ऊपर, Fm नीचे, ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहां पर बचेगा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का रेशियो। और मैथ में क्या बताया बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो, या तो उसको हम एप्सिलॉन R से नोट करेंगे, या तो K से, या तो हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो बेटा यहां से हमें एक बात और पता चली कि परमिटिविटीज का रेशियो तो होता ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन F नोट और Fm का रेशियो भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K से नोट किया जाए या एप्सिलॉन R से, बात एक ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बोला जाए या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बेटा हम K को यहां लिख लेते हैं और Fm को इधर लिख लेते हैं, तो Fm क्या हो जाएगा, Fm हो जाएगा F नोट बाय K। इससे पता चलता है बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम जितना ज्यादा होगा, फोर्स इन दैट मीडियम उतना ही क्या होगा, कम होगा। मैं तुम्हें अभी बताया बेटा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम कितना है, 1 है, सबसे कम है, उससे ज्यादा, उससे कम वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो K की वैल्यू मिनिमम है, सबसे कम है, किसके लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। तो K की वैल्यू सबसे कम है, तो उस मीडियम में, फ्री स्पेस में दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स कब लगाते हैं बेटा, जब वो फ्री स्पेस में होते हैं, वैक्यूम में होते हैं। और जैसे जैसे हम उसको किसी मीडियम में शिफ्ट करेंगे, K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती चली जाएगी, और फोर्स Fm F नोट से क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे बेटा फॉर वाटर मैं तुम्हें बताया था K की वैल्यू 80 या 81 कुछ ले सकते हैं, जैसा बुकों में लिखा होगा या हमें गिवन होगा। तो फोर्स इन दैट मीडियम, मतलब फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगा बेटा, F नोट बाय 80। एक एग्जांपल से समझो, मान लो बेटा
एक एग्जांपल है NaCl, ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो बात आती है कि ये पानी में किस तरीके से क्या होगा बेटा, आयनाइज हो गया। पानी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जैसे हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया। तो सबसे पहले मान लो बेटा, पहले ये सोडियम क्लोराइड किस में है, सराउंडेड बाय एयर, सराउंडेड बाय एयर। सोडियम और क्लोरीन के आयन एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं 80 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। कितना लगाते हैं बेटा, 80 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अब हमने उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो क्या पानी में भी दोनों पार्टिकल, दोनों आयन एक दूसरे पर 80 न्यूटन फोर्स ही लगाएंगे? पानी के अंदर वो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, F0/80, मतलब जितना एयर में लगा रहे थे उसका 1/80 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने 80 लिया, तो 80/80 कितना हो जाएगा बेटा, 1 न्यूटन का फोर्स। मतलब जिस सोडियम और क्लोरीन के बीच में एयर में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, जब उसको किस में डाला जाएगा बेटा, पानी में डाला जाएगा, तो वो फोर्स कितने न्यूटन का रह जाएगा, 1 न्यूटन का रह जाएगा। वीक फोर्स हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, तो ये फिर आसानी से क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है, जैसा मैं तुमसे कह रहा था कि बेटा पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मेटल की बात ना की जाए तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है किसी भी सॉल्वेंट से, किसी भी मीडियम से सबसे ज्यादा है, एक्सेप्ट मेटल, जिसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ large value of dielectric constant of water, what is the significance या what is the relevance। मतलब पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो पानी के लिए इसका क्या रिलीवेंस है, पानी के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेटा यहीं से समझ लेते हैं हम कि लार्ज वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर मेक्स इट अ ग्रेट सॉल्वेंट। बेटा पानी अपने मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ही एक अच्छा क्या है, सॉल्वेंट है। उसमें ज्यादातर चीजें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। किस वजह से, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। बात समझ आई बेटा, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है, इस वजह, किसको छोड़कर, मेटल को छोड़कर, इस वजह से ये क्या है, एक अच्छा ग्रेट सॉल्वेंट है। ठीक है बेटा, इतना लिखो।